नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। तो बाजार में हमने देखा एक शानदार रिकवरी रैली और इनफैक्ट एक्सपायरी ट्रेड आज कहना चाहिए। बैंक्स में एक शानदार मूव आई और प्राइवेट स्पेस बैंक से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन निकल कर आया। फेडरल बैंक हो, बंधन बैंक हो, पब्लिक बैंक्स में से एसबीआई जैसे बैंक्स हो, वहां पर अच्छा कंट्रीब्यूशन निकल कर आया। और इनफैक्ट जैसा से कोल, एनर्जी और पावर स्पेसेस स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहां पर और फर्दर लेगा। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स आप देखें 6% गेन के साथ इस वक्त निफ्टी के टॉप गेनर भी हैं। तो आज एक्सपायरी दिन जितने भी शॉर्ट्स थे बाजार में, लग रहा है कि वो एक्सपायरी मूव के चलते आपको 19,700 के करीब आपको अब निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से लगभग 400 पॉइंट्स रिकवर हुआ है। सो आज के दिन में बाजार में जो बड़ी मूव आई है वो सिर्फ एक्सपायरी का ट्रेड दिख रहा है, या फिर क्योंकि 19,600 19,700 भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे बात की जा रही थी। तो क्या हम रेजिस्टेंस के पास आ गए हैं, हमने रेजिस्टेंस को क्रॉस, उस जोन में अभी भी फंसे हुए हैं, या फिर हमने क्रॉस कर लिया है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड सेटअप आपके लिए क्या होगा, अगले 1 घंटे में आपके लिए कौन से स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे, और साथ ही कुछ बजिंग स्टॉक्स और साथ ही डीलिंग रूम की गपशप, क्या खबर है जैसे खास सेगमेंट। सारे शो के साथ मैं प्रियंका और अभिषेक और टिम्पी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। चले पहले एक बार क्विकली जिस तरह से बाजार का सेटअप है इसमें एक बार डिम्पी के टेक्निकल लेवल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं उनसे कि उन्होंने लेवल्स इस वक्त क्या देखे। डिम्पी, क्योंकि ये बात तो आज सुबह भी लग रही थी कि शायद थोड़ा सरप्राइज तो बाजार ने किया है, क्योंकि एक रेंज बाउंड मूव या फिर साइडवेज बाजार शायद चला जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस जहां 19,700 की बात की जा रही थी, ये तो आज एक्सपायरी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। क्या हमने ब्रीच कर लिया वो रेजिस्टेंस जोन को? देखिए, मार्केट के अंदर एक अच्छी चीज़ आज ये हुई कि एक तो सपोर्ट बना हुआ था और बाजार के अंदर आज ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने डायरेक्टर से कि एक बार फ्यूचर्स की प्लेट दिखा सकता है, खाली निफ्टी का भी दिखा देगा, उससे भी काम चल जाएगा। इसमें वीकली एक्सपायरी भी इंक्लूड करके मानिएगा। हालांकि कल बुधवार था तो कल बैंक निफ्टी की थी। ये आप देखिए, आप सबसे लास्ट वाला जो पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिखा है, करीब 6% है। ये आपको रेयर मिलेगा। अच्छा, नहीं मिल रहा तो आप चेक करना चाहें तो आप जाके पिछले 10 दिन का ओआई सिर्फ चेक कर लीजिए, आपको 6% नहीं मिलेगा। तो आज एक्सपायरी के फैक्टर के अंदर जब ओपन इंटरेस्ट एडिशन, हमने तो खैर 12 बजे एक कॉल भी दी थी 19,600 की, वो मात्र 25 रुपये की कॉल थी। अब वो कॉल बढ़कर करीब 80 रुपये की हो चुकी है, यानी कि करीब 4 गुना तो वही कॉल हो गई है। ये आप निफ्टी बैंक का फ्यूचर्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे करीब 2-2.5% है, लेकिन निफ्टी के अंदर आज ज़्यादा दम है। दूसरा, आज आप आईटी का पार्टिसिपेशन देखिए। आईटी को ना आप सिर्फ सोलो मत देखिए, आईटी के अंदर जो रुपया कमजोर हुआ है 83 का, हमने कल क्लोजिंग में भी वही बात रखी थी कि देखिए 83 का रुपया हो गया। और मेरे मन में जो पहला क्वेश्चन यही उठ रहा है कि अभी क्यों आईटी नहीं चल रहा। आज ज्यादातर इन्फोसिस को छोड़ दे, ज्यादातर आईटी की कंपनीज आपको ठीक दिखेंगी और वो बढ़ेंगी। सुबह सुबह हमने टीसीएस का एग्जांपल आपके तौर पर भी रखा था कि ज्यादातर आपको आज बड़ी कंपनीज का पार्टिसिपेशन दिखेगा। एक और बात, आप जरा एक बार एचडीएफसी बैंक भी दिखा दीजिए। मैं ये सारे पॉइंट इसलिए नोटिस करा रहा हूं क्योंकि ये हर रोज डिस्कस होते हैं और इसी के ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहेगा। मैं एचडीएफसी बैंक की वेटेज आपको दिखाता हूं। आज का टॉप बैंक है। इससे पहले क्या था कि एचडीएफसी बैंक चल तो रहा था लेकिन वो दूसरे बैंक्स के खेमों में फंस जाता था। आज एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सभी के सभी बैंक डेज हाई पे हैं। इन्होंने बैंक निफ्टी का जो फायदा करना था तो किया, लेकिन इन्होंने एक जो रुकावट थी उसको, हर्डल को भी बाहर निकाला। दूसरी एक बात, मैं आपको ना जरा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाना चाहता हूं। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो सुबह हमने ही आपको नोटिस कराया था कि एक टफ टसल चल रही है एफ एंड ओ वाले शेयर्स के अंदर, जहां पर 80-90 शेयर आमने सामने आके खड़े हुए थे। एक बार जरा वो एडवांस डिक्लाइन दिखाइए। अब आप देखेंगे 12 बजे के बाद धीरे धीरे करके तस्वीर बदली और एक तरफा एडवांसेस के नंबर्स बढ़ गए, तो बाजार टिल्ट हो गया कुछ ना कुछ नंबर्स के साथ में। दूसरी एक बात, क्या ग्लोबल मार्केट आपके फेवर में है? तो उसका जवाब है ना। क्या बैंक निफ्टी ने पहला ट्रिगर दे दिया शॉर्ट कवरिंग का? तो उसका जवाब है हाँ। आज बैंक निफ्टी, और माफ कीजिए निफ्टी, तो आज निफ्टी सिर्फ चला नहीं है, निफ्टी ने रेजिस्टेंस की रेंज को भी पार किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप कल परसों में निफ्टी को 19,800 भी देख पाए, क्योंकि आज इसकी रेजिस्टेंस रेंज भी पार हुई है। हमारे साथ कुंज बंसल है और साथ ही साथ हमारे साथ और मेहमान भी है। अभिषेक, बिल्कुल टिम्पी, तो मैं मेहमानों से एक बार परिचय कर लेते हैं, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए ट्रेडिंग की हम ज़बरदस्त पिक्स भी लेके आएंगे। और बाजार आज जिस स्ट्रेंथ से चला है इसके क्या मायने हैं, क्या हम रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं,
क्या जो कंसोलिडेशन वाला फेज था, 300 अंकों के आसपास का दायरा था, उसमें निफ्टी फंसा हुआ था, क्या उससे निकलने के पुख्ता संकेत आ गए हैं? इसको भी समझेंगे। और एक मार्केट के वेटरन हमारे साथ हैं, कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आपसे कुंज ये समझना चाहेंगे, देखिए काफी समय के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार में आज ना एक कहीं ना कहीं मजबूती के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि वो शेयर चल रहे हैं जिनसे अमूमन बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जाती है। आज कोल इंडिया चल रहा है 6-6.5% ऊपर है, 5% 5 साल के हाइज पर यह शेयर चला गया है। एल&टी में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी है। साथ साथ आईटी स्टॉक से थोड़ा सा सहारा मिल रहा है और पावर स्टॉक्स तो फ्लेवर में है ही। आपकी रीडिंग क्या कहती है? बाजार की तेजी कहां तक जाएगी और क्या सितंबर ये वो महीना है जब हम पिछले हाइज को क्रॉस करके एक्चुअल में 20,000 का फिगर देखेंगे निफ्टी पर? जी हाँ। बहुत सारे प्रश्न आपने डाले हैं। एक एक करके उनका जवाब अब पे आने की कोशिश करते हैं। तो एक तो उसके पहले हमारे दर्शकों के लिए कुछ नंबर्स में पर्सपेक्टिव में डाल लूं, कि जो आपने कहा कि 20,000 का निफ्टी, तो हम पिछले महीने बल्कि जुलाई में हम जस्ट 20,000 को टच नहीं कर पाए थे और वहीं से इंट्राडे में निफ्टी लौट गया था 20 जुलाई के आसपास। उसके बाद करीब 1.5 महीना निकल चुका है और मार्केट में हमने ब्रॉडली, हम उसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं, जो देखा है। आज के राइज को छोड़ दें तो कल के क्लोजिंग लेवल तक निफ्टी में 2.5% का करेक्शन पिछले 1.5 महीने में 20 जुलाई के निफ्टी के हाई से था। ऑफ कोर्स उस ड्यूरेशन में मार्केट ब्रेड्थ काफी अच्छी रही है और हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखा है। अब हम आते हैं आज की बाजार पे और यहाँ से आगे। तो एक तो मैं थोड़ा सा, मुझे माफ करें कि मैं सेंटीमेंट को सबड्यूट कर दूं, पर मुझे उसके लिए जरूरी है। ऑयल प्राइस पिछले कुछ दिनों में 9 महीने के हाई पे आ गया है। ग्लोबल क्रूड प्राइस $75 वाला ब्रेंट $90 पे आ गया है। तो अभी तक बाजार ने उसको कहीं भी उसकी वजह से, जो भी इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, बिल्ड इन नहीं किया है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि अगस्त में 9% की सीरियस मॉनसून डेफिशिएंसी है। सितंबर का भी 7 दिन निकल गए, अभी तक कुछ कवरेज होता हुआ नहीं दिखा है। तो अब ये तो थे दो थोड़े से कॉशियस के फैक्टर। पॉजिटिव साइड पे आए तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि मैक्रो नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन जो भी आया था वो अगस्त महीने का भी बहुत अच्छा आया, पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ऊपर रहा है। पीएमआई नंबर्स पिछले 2 दिन में आए हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दोनों के बहुत अच्छे आए हैं। और माइक्रो नंबर्स तो हमने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में देखा ही था कि वो बहुत अच्छे आए हैं। ग्लोबल फ्लोज जो जुलाई तक बहुत अच्छे आ रहे थे, अगस्त में थोड़े से सबड्यूड हो गए। सितंबर के भी इस हफ्ते में अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव साइन नहीं है और डोमेस्टिक फ्लोज का क्लियर सपोर्ट है। तो ऐसे में मैं नेट नेट पोजीशन को लेऊं तो मैं थोड़ा सा, ये मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट अभी भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन में ही, रेंज में ही रहेगा। लाइफ हाई को टच कर ले, 20,000 को क्रॉस कर जाए, बहुत अच्छा है। पर मेरे लिए अभी वो बोल पाना मुश्किल है। ठीक है, तो बाजार पर ये व्यू, लेकिन निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज सेंटिमेंट बहुत ही शानदार है, क्योंकि करीब करीब 1 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी आकर ट्रेड कर रहा है। 19,700 का भी आंकड़ा क्रॉस कर लिया है निफ्टी ने। आज जहां पर शुरुआत हुई वहां से निश्चित तौर पर बाजार ने अपने आप को इंप्रूव किया है और निफ्टी बैंक को आप देखिए करीब करीब 325 अंक ऊपर है, 44,786 पर यह ट्रेड कर रहा है। सुबह जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो अमूमन तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि शायद बैंक निफ्टी अपने कंसोलिडेशन वाले फेज में रहे और उसके मुकाबले निफ्टी का प्रदर्शन बेहतर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने चौंकाया भी है और अब करीब करीब 1% की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है। अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई सुस्त था, हम चर्चा कर रहे थे क्या एसबीआई आज चल सकता है। एसबीआई आज चला भी है और हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी है एसबीआई के शेयर में इस वक्त हम देख रहे हैं। एसबीआई के अलावा हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में भी कल के सत्र में तेजी बनी थी। आज का जरा इसका प्रदर्शन फिर से चेक करेंगे, आज भी 1% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक में हम 1-1.25% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। तो ये स्थिति है बाजार की। लेकिन जरा फटाफट आपके लिए जरा ट्रेड के मौके समझ लेते हैं और 2 मेहमानों को शो में शामिल करते हैं। नागराज शेट्टी हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, और उनके साथ साथ क्षितिज गांधी हैं जो कि हमें बाजार में आपको टेक्निकल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं, ये बताएंगे। क्षितिज और नागराज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। एक बार निफ्टी के लेवल आपसे चेक कर लेते हैं क्षितिज, क्योंकि 19,700 को क्रॉस किया है। क्या संकेत आपके पास इस बात के पुख्ता हैं, मजबूत हैं कि इसके ऊपर
सस्टेन करेगा? क्योंकि देखिए जो ही 700 पार किया ना, थोड़ी तेजी और बढ़ गई, अब 735 के आसपास पहुंच गया निफ्टी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे जो व्यू रहेगा मार्केट को लेके, आई एम वेरी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने एक अच्छा मूव यहाँ पे दिखाया है। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं डिम्पी जी की एनालिसिस भी सुन रहा था, काफी अच्छे तरीके से समझाया कि जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी के चलते शॉर्ट पोजीशंस जो कवर होती दिखाई दे रही है, उसी के चलते यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम कैच होता दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो 19,650 के जोन पे कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग होती दिखाई दे रही थी, और अब उसके ऊपर जब एक बार निफ्टी निकला है तो वहां से मोमेंटम बिल्कुल कैरी कर रहा है। और इनफैक्ट अभी 19,700 के ऊपर भी हम लोग अच्छे खासा होल्ड करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत जब हुई थी मंडे को, हम लोगों ने एक पॉजिटिव नोट से करी थी, वहीं पे कहीं ना कहीं एक अर्ली सिग्नल्स मिल गए थे कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद बड़े मूव की तरफ तैयारी कर रहा है। बिकॉज अगर आप देखें, अगर ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स देखें, जब निफ्टी ने हाई बनाया था लगभग 20,000 के आसपास, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग के चलते कहीं ना कहीं एक लोअर हाई पैटर्न देखने को मिल रहा था डेली चार्ट्स पे, और मंडे के सेशन में कहीं ना कहीं मार्केट उस चैनल ब्रेकआउट देता दिखाई दिया। तो इट वाज एन अर्ली सिग्नल कि कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। और इनफैक्ट अभी की जो पोजीशनिंग है मार्केट में, जिस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फिलहाल अगर हाल फिलहाल बात करें तो की रेजिस्टेंस लेवल जो अब निकल के आ रहे हैं निफ्टी का, वो है 19,850 के लगभग। और अगर पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की भी बात करें यहाँ पे अभिषेक जी, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ी सी लैकलिस्टर मूव्स देखने को मिले थे। अब यहाँ पे आज के सेशन में जिस तरीके से निचले स्तरों पे जो हाई वेटेड स्टॉक्स हैं लाइक एचडीएफसी बैंक, इसके साथ साथ एसबीआई, इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लोअर लेवल बाइंग उभर रही है, विच एक्चुअली पॉइंट्स की अब कहीं ना कहीं हमारी डाउनसाइड तो लिमिटेड है, बट यस आने वाले सेशन में हम एक बड़े मूव की तरफ तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। बड़े मूव की तरफ हम अगर तैयार हो रहे हैं यहाँ पर क्षितिज, तो स्टॉक्स कौन से कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या लार्ज कैप में हेवी वेट्स लाइक, और बैंक स्पेशली एचडीएफसी बैंक से तो कल भी साइंस अच्छे मिल रहे थे, आज तो पीएसयू लेंडर, बिगेस्ट लेंडर एसबीआई भी अच्छा चल रहा है। क्या बैंक्स पर, हेवी वेट्स लाइक रिलायंस पर, इन पर एक चयन होगा? कौन से स्टॉक्स ऐड करेंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए यहाँ पे बीते हफ्तों में हम लोगों ने देखा कि पब्लिक सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग उभरती दिखाई दी। इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया, स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न भी दिए, बट कहीं ना कहीं जो दिग्गज स्टॉक्स थे यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म होते दिखाई दिए। और जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया, यहाँ एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी बाइंग होती दिखाई दे रही है, एसबीआई में अच्छी खासी बाइंग होती दिखाई दे रही है। तो जो मेरी नजर रहेगी फिलहाल, अभी जो स्पेस है यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस करता दिखाई दे रहा था इस बड़ी रैली में, पर्टिकुलरली बात करें तो वो था लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। अब यहाँ पे जो मेरी नजर बनी रहेगी, दोनों रिकमेंडेशन आज के जो शो है यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इंश्योरेंस स्पेस में से। पहला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी लाइफ का। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो लगभग 655 के लगभग यहाँ पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। अगेन एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद बड़े मूव की तैयारी में है एचडीएफसी लाइफ। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे टारगेट पोटेंशियल स्टॉक का निकल के आता है 680 की तरफ मूव करना चाहिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो जाऊंगा मैं 640 रुपए के नीचे। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा एसबीआई लाइफ का। अगेन एसबीआई लाइफ में हम लोगों ने ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते कहीं ना कहीं प्रेशर आता दिखाई दिया था, बट अगेन जिस तरीके से लोअर लेवल बाइंग उभरी है स्टॉक के अंदर, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट्स पे, विच कैन एक्चुअली टेक एसबीआई लाइफ टुवर्ड्स 1395 1400 लेवल्स इन कमिंग सेशंस। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ के अंदर लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 1310 रुपए के नीचे। तो एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पे फिलहाल नजर बना के रखें, अच्छे यहाँ पे मूव्स की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स। रहेंगे ठीक है। नागराज शेट्टी भी है हमारे साथ। नागराज गुड आफ्टरनून, आप कहाँ बेट करेंगे? जी हाँ, मार्केट की एक शानदार रैली की देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लास्ट हमने पहले जो अर्ली इंडिकेशंस मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखे कि लास्ट 23-24 वीक से कंटिन्यूस बढ़ रहा था और उसका अपसाइड मोमेंटम भी जारी है। अभी लेटली लास्ट 3-4 सेशन से एक निफ्टी में एक शानदार अपसाइड रैली देखने को मिला है। 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद या छोटे से रेंज के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये जो अपसाइड ब्रेकआउट है ओवरऑल लार्जर कंसोलिडेशन पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न का संकेत देता है कि मार्केट अभी नया हाई जो रीच करने में तो जल्दबाजी दिखाएगा। मेरे ख्याल से जल्दी हम लोग अभी 20,000 के आसपास निफ्टी को देख सकते हैं 1-2 हफ्ते में। और उसके चलते मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मोमेंटम ट्रैक्शन जारी रहेगा। मैं देना चाहता हूं कि 2 मिड कैप स्टॉक्स, पहले वाला है हाइकल। चार्टिकली देखोगे हाइकल एक बड़ा कंसोलिडेशन में था, करंटली अराउंड 320 के आसपास एक रेजिस्टेंस कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक डाउन स्लॉपिंग ट्रेंड लाइन है, वो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड को डिसाइड करती है। मेरे ख्याल से आगे वाले दिनों में इसका एक अपसाइड ब्रेकआउट रहेगा अराउंड 318-320 का।
मैं मानता हूं कि इधर से एक बाई करना चाहिए। 314.85 या 315 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उसका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा उसका 350 का, 350 का और 305 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा मेरा कॉल आरती ड्रग्स से कई दिनों से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला था। वीकली में एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट टच करने के बाद एक स्ट्रांग अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। मुझे लगता है इधर से 613.50 या 614 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका आगे टारगेट रहेगा 650 का और 595 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये दो स्टॉक्स हिकल और साथ ही आरती ड्रग्स। लेकिन जो बैंक्स में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, आपको याद होगा कुंज, गुड आफ्टरनून, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें आईसीआरआर जो एक प्रोविजन रखा गया था जिसके चलते बैंक्स वहां से एक हिट लिए थे और उसके बाद तब से ही हम देख रहे हैं कि बैंक्स ड्रैग कर रहे हैं। उससे पहले भी थे हालांकि। अब फिलहाल बात ऐसी भी हो रही है कि शायद आईसीआरआर को लेकर एक रिव्यू हो सकता है, वापस लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो सकती है। क्या बैंक्स उस एक एंटिसिपेशन में भी रन अप स्टार्ट कर चुके हैं? कैसे देखना चाहिए बैंक्स के इस मूव को? जी हाँ, तो एक तो ये और है कि आईसीआरआर का रिव्यू मेरे ख्याल से आज ही शायद या कल शायद ड्यू है और होना चाहिए। और आईसीआरआर लगाने के बाद एक्सपेक्टेडली जो रिजर्व बैंक का कारण था कि थोड़ा सा सरप्लस लिक्विडिटी को कम किया जाए, वो हो चुका है और मेरे ख्याल से डेफिसिट में चली गई है। तो इसलिए लिक्विडिटी लाना जरूरी है। वो लाने से नेचुरली बैंक्स को फायदा होगा। उसके अलावा दूसरा, हम थोड़ा सा उसमें मार्केट एंगल भी लेके आए, तो हम जैसा बात करते आ रहे हैं कि जुलाई की हाई के बाद मार्केट एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन रेंज में रहा है। नीचे में 3% तक का करेक्शन चला गया था। आज के अपवर्ड मूव के बाद वो 1.5-2% पे रह गया है। तो उस कंसोलिडेशन में बैंकिंग सेक्टर ने, पूरे बीएफएसआई ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो अब रोटेशन में ये जरूरी था कि घूम फिर के कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का नंबर आना। हमने देखा कि बीच में आईटी सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया, उसके पहले कैपिटल गुड्स ने पार्टिसिपेट किया, बीच में चाइना की इकोनॉमी को फिर से पुश देने की जब न्यूज आई तो मेटल सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो रोटेशन में जो बैंकिंग सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस थी, उसका घूम फिर के इंक्रीमेंटल पैसे का बाइंग इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में जाना नेचुरल है। नंबर्स उनके अच्छे ही रहे हैं। हम Q1 के भी नंबर्स देखें तो एक ब्रॉड बेसिस पे पूरे सेक्टर वाइज नंबर्स इन जनरल अच्छे रहे हैं। कहीं एक आध जगह थोड़े कम थोड़े ज्यादा अगर हम छोड़ दें तो उस हिसाब से मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी अभी भी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट जारी रहेगा। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो शायद उनका आउट परफॉर्मेंस का टाइम आया है। ओके, ठीक है। तो ये बैंकिंग पे एक व्यू और साथ में खबर भी आपको सामने हमने रख दी है। अब जरा हम ऑप्शंस के ट्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन देखते हैं। खुश बोरा हमारे साथ जुड़े हैं। खुश, आप बताइए आज कौन सा ऑप्शन लेके आए हैं? आज मेरे को लग रहा है स्टॉक से आप इंडेक्स भी दे देंगे तो चलेगा। बिल्कुल, देखिए मार्केट जिस तरह से सेटअप हुआ है, इंडेक्स पे भी कॉल बिल्कुल इनिशिएट कर सकते थे। हालांकि आज मैं जो ट्रेड लाया हूँ वो स्टॉक पे ही है और वो है चोला फाइनेंस पे। एक अच्छा खासा रिबाउंड हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के दौर के बाद इस स्टॉक में, और यहाँ से जो इसकी नई रैली है इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप 1130 का जिसका स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है वो बाय करें, करीब 30 रुपए के आसपास। यहाँ स्टॉप लॉस आप 20 रुपए का लेके चलें, टारगेट आप लेके चले पहला 40 का और दूसरा 50 का। और टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो है 12,500 का और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो है 25,000 का। तो चोला फाइनेंस 1130 का कॉल ऑप्शन आज का हमारा स्टॉक पिक रहेगा ऑप्शंस के लिए। ओके, ठीक है। ये प्लेन वेनिला कॉल है, सीधी सीधी कॉल है जो आपको खरीदनी है। ये 1130 की स्ट्राइक की कॉल है, 30 रुपये में मिलेगी और आपका टारगेट अच्छे से बन जाएगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 20 रुपये का, टारगेट रखना है 40 से 50 रुपये का। तो आपको 25,000 रुपये आएंगे, 12,500 रुपये जाएंगे। इसलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। सीधी सीधी कॉल खरीदने के लिए है, कोई हेज नहीं, कोई प्लेज नहीं। ठीक, तो खुश बुरा की रिकमेंडेशन है। खुश, उम्मीद करते हैं कॉल आपकी काफ़ी जो है हिट रहेगी। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं जरा, क्योंकि मार्केट के अंदर स्पीड से कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि बाज़ार का ही शायद वेट कर रहे थे कि एक बार ये आ जाए ऊपर तो फिर हम थोड़ा और चलेंगे। उसी की कैटेगरी में मैं IEX को आज फिर से जोड़ूंगा। एक बार जरा IEX का शेयर वापस से दिखा दीजिए। 138-140 पे ना क्षितिज, इसमें थोड़ा हर्डल है। ये हर्डल ट्रेडर्स के लिए है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है।
उनके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज ज़्यादातर पावर के स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन ये अपना 140 के हर्डल को पार नहीं कर पा रहा है। ये गैप के साथ करना चाहता है, इसलिए आज सामने सामने नहीं कर रहा है क्या? डेम्बी जी देखिए, बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग देने के बाद ही स्टॉक का ये हर्डल क्रॉस होता दिखाई देगा। लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं भी मिलती है तो आई एम इन नो डाउट कि स्टॉक यहाँ पे बहुत ही जल्द 140 के ऊपर भी निकलता दिखाई देगा। स्टॉक के जो टेक्निकल पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं, देखिए लोअर लेवल्स पे अच्छा खासा समय बिताया स्टॉक ने, अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया है। 120 से लेके 135 के जोन में बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अपमूव आता दिखाई दिया है। तो निचले स्तरों से जो अपमूव स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक ने 125 से मूव लेना स्टार्ट किया था। उसके बाद ये कहीं ना कहीं स्टॉक एक ब्रीदर लेता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सांस लेता दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है ये जो ब्रीदर है कहीं ना कहीं यही पॉइंट आउट कर रहा है कि अगले बड़े रनअप की स्टॉक तैयारी में खड़ा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही यहाँ पे दर्शाया, 140 का एक हर्डल जरूर है। पोजिशनली यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा स्टॉक को बाय करके होल्ड करने की, बिकॉज जो पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं स्टॉक के, मुझे लगता है यहाँ पे 152 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करने का स्टॉक पोटेंशियल रखता है। तो आईएक्स के अंदर रिकमेंडेशन रहेगी बाय साइड की। इनफैक्ट अगर कोई स्टॉक होल्ड भी करके चल रहा है तो स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। डाउनसाइड में जैसे कि मैंने बताया 130 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है। 130 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 130 के स्टॉप लॉस से आईएक्स को आपको होल्ड करना है। अगस्त में जो पावर ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम रहा था आईएक्स पे बहुत शानदार रहा था, 21% की ग्रोथ आई थी। और पावर की जितनी भी चेन्स आप निकाल के देख लीजिए, आपको चौतरफा तेजी दिख रही है। आज भी एनर्जी पैक में अगर आप शुरुआत करेंगे तो कोल इंडिया टॉप गेनर है, करीब 7% के आसपास की तेजी है। तेजी क्यों हो रही है, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपके लिए थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, पीएफसी, आरईसी, पावर फाइनेंसिंग वाली कंपनियां हैं, अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़े थोड़े नीचे आ रहे थे, लेकिन जो ही नीचे आए वहां पर फिर से खरीदारी का रुझान आज लौटा है। हम देख रहे हैं कि ये शेयर 4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी में भी तेजी है। थर्मल पावर वाली जितनी कंपनियां हैं वहां पर भी अच्छे मौके बन रहे हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि टाटा पावर, अडानी पावर जैसे शेयरों में भी खरीदारी का रुझान लगातार बना हुआ है। कौन सर, पावर स्टॉक्स में चूंकि बहुत तेजी हो गई है, तो बहुत तेजी होने पे क्या होता है ना कि फिर थोड़े से शंका के बादल आ जाते हैं कि अच्छा अब कौन सा शेयर लेना है, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गए हैं, कहीं हाथ तो नहीं जला लेंगे, कहीं आपको सेफ स्पेस अभी दिख रहा है जहां पर अभी भी बढ़िया मौके हैं? जी हाँ, सो पावर का ऑब्वियसली जैसा हमारे नंबर आए हैं कि जुलाई के बाद अगस्त में पावर डिमांड बहुत शार्पली बढ़ गई और उसकी वजह से सडनली सेक्टर में इंटरेस्ट आया है। ऐसा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी। उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मानसून की डेफिशिएंसी से भी है। अगर मानसून अच्छा हो जाता है तो डिमांड वापस थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसमें सेंटिमेंटली हम थोड़ा सा करेक्शन आते हुए देखेंगे। बट मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जो फंडामेंटली अच्छी फंडामेंटल परफॉर्मेंस आने वाले मीडियम से लॉन्ग टर्म में करता रहेगा और उसका इम्पैक्ट इस सेक्टर के कंपनीज के शेयर प्राइसेस पे काफी पॉजिटिव रिटर्न के टर्म्स में देखने को मिल सकता है। हम पावर से अगर दूसरे सेक्टर्स में मूव करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो सेक्टर्स में अभी वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है उसमें सीमेंट एक है और आईटी सेक्टर एक है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रुपी किस तरह से डेप्रिशिएट हो रहा है, हालांकि उसका सारा फायदा आईटी कंपनीज को नहीं मिलता है। एक दो क्वार्टर की बाद क्लाइंट्स एडजस्टमेंट ले लेते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन का, पर फिर भी जिस हिसाब से उसमें बीच में ग्रोथ की कंसर्न की वजह से करेक्शन आ गया था। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छा लग रहा है। बढ़िया सर। एक और स्पेस इंश्योरेंस का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निजी इंश्योरेंस कंपनियां जो भी हैं या फिर सरकारी भी आप जोड़ लीजिए उसमें, एसबीआई लाइफ, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं करीब करीब 1.5% के आसपास की, 2% की तेजी अब हो गई है। एचडीएफसी लाइफ में भी तेजी है, लेकिन ये तेजी क्यों हो रही है? क्या कुछ अच्छे आंकड़े आए हैं जो इन कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं? ये बताने के लिए हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बताइए किस तरह के आंकड़े निकल कर आए हैं इंश्योरेंस कंपनियों की ग्रोथ को लेकर? जी हाँ, तो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस डेटा आया है अगस्त मंथ के लिए। तो एसबीआई लाइफ को पहले चेक करते हैं। रिटेल एपी ग्रोथ काफ़ी सॉलिड, 34% ईयर ओवर ईयर रिटेल एपी ग्रोथ,
सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे 30% प्लस एपी ग्रोथ क्लॉक किया है एसबीआई लाइफ ने रिटेल साइड पे। ओवरऑल एपी 32% ईयर ओवर ईयर, अच्छा इंप्रेसिव नंबर है वो भी। और न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ 16% ईयर ओवर ईयर। दूसरा एचडीएफसी लाइफ भी है, उनका भी नंबर्स आया है। अब ये एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड लाइफ कंबाइंड नंबर्स है। एपी ग्रोथ 15% पे आया है, रिटेल एपी 16% पे आया, पर न्यू बिजनेस प्रीमियम 25% ग्रो हुआ है, तो वो एक काफ़ी सॉलिड नंबर आता हुआ न्यू बिजनेस प्रीमियम के। और ओवरऑल गाइडेंस बैंड के टॉप एंड पे वो न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो एपी एक्चुअली 16% से श्रिंक हुआ है ईयर ओवर ईयर। रिटेल एपी का थोड़ा टेलविंड आता हुआ 12% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आया है, और न्यू बिजनेस प्रीमियम फॉल हुआ है 5% से। ओवरऑल यही है स्नैपशॉट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। ऑफ कोर्स अगस्त के नंबर्स जो मैंने कहा वो। ठीक है, शुक्रिया हर्ष। तो ग्रोथ के अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी लाइफ में 3-4 सत्र से लगातार तेजी हो रही है। अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से बहुत ज़्यादा दूर ये शेयर नहीं है, 30-35 रुपए की दूरी रह गई होगी। तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं। क्षितिज, क्या कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं दोनों शेयरों में? पार्ट ऑफ द शो मैंने जो रिकमेंडेशंस दी थी मैंने आज के लिए, बिल्कुल दोनों ही यही दोनों स्टॉक्स थे इंश्योरेंस स्पेस में से, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ का। दोनों के टारगेट, एचडीएफसी लाइफ का मैंने टारगेट पोटेंशियल दिया था 678 से 680 तक का, तो फिलहाल मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ 680 तक मूव करना चाहिए इस मोमेंटम में। दूसरी तरफ एसबीआई लाइफ की जहां तक बात है, रिकमेंडेशन बाय बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं स्टॉक्स को। ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये दोनों शेयर हमारे एक्सपर्ट के रडार पर हैं और इसमें मौके भी बन रहे हैं, लेकिन शेयर और चलेंगे, आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोल इंडिया क्यों चल रहा है इतनी तेजी से। पावर वाला एक पुश तो है कि पावर डिमांड रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन और क्या कंस्ट्रक्टिव आंकड़े हैं कोल इंडिया के शेयर को लेकर। साथ ही यूबीएल में हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। ये शेयर क्यों चल रहा है ये भी जानेंगे। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़े हुए बड़े काउंटर्स और हम देख रहे हैं कि हेवी वेट्स में, लार्ज कैप में मार्केट लीडर्स के साथ अच्छी बड़ी पार्टिसिपेशन दिख रही है। इंफ्रा थीम पर एक और काउंटर लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी, इसमें आज 4% की मूव है। एक बार नागराज से स्टॉक को डिस्कस करते हैं। नागराज, ऑफकोर्स ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज अगर हमें देखनी हो, 4% ऑलरेडी चल चुका है, 3000 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है क्या स्टॉक? या जरूर चार्टिकली देखोगे ज्यादा तो डिक्लाइन तो नहीं दिख रहा है, कई दिनों से कंसोलिडेशन मोमेंट था, ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंट था। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे आप, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में है। इसमें ये स्टॉक्स में हमने कई महीने से देखा है कि लिमिटेड डिक्लाइन एंड मैक्सिमम अपसाइड, वो वही इसमें चलेगा। आगे वाले दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि 4% बढ़ने के बाद ये स्टॉक्स नॉर्मली एक कंसोलिडेट करता है 1-2 दिन के लिए बिफोर शोइंग एनी फर्दर अपसाइड। मेरे ख्याल से और भी ऊपर जाने की गुंजाइश है, जरूर 3000 तक एक जा सकता है। ये धीरे धीरे ही देखें एलएनटी, अब आप देखें 2840 के पास आज 4% की तेजी के साथ, और इन काउंटर्स में प्री इलेक्शन रैली का भी ट्रिगर होता है, इसलिए इसे ध्यान रखें। यहाँ से भी अभी तेजी और बनती हुई दिखती है नागराज को। आज खबर गर्म है, हमें डिम्पी बता रहे हैं और एक खास सेगमेंट ले रहे हैं जिसमें भी अच्छी तेजी बनी हुई है। डिम्पी से जुड़ते हैं। डिम्पी बताएं, कहाँ खबर है आज गर्म? देखिए, आज जो खबर है वो लिकर स्टॉक से है। ये महज इत्तेफाक ही रहता है कि जिस दिन मेरा नंबर होता है बताने का कि आज मेरे को देनी है खबर, तो उस दिन कहीं ना कहीं हमको लिकर स्टॉक से कुछ ना कुछ न्यूज़ मिली जाती है। खैर, आप इसको 2 तरीक़ों से देखिएगा। पहला, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए इसमें ख़रीदारी बनेगी। मैं इसमें थोड़ा कम मानता हूँ, लेकिन मैंने जो दूसरे फैक्टर्स जो ब्रोकर से पता किए वो ये फैक्टर
फैक्टर्स थे। एक तो यूबीएल के अंदर जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ये सिर्फ यूबीएल की बात नहीं है, बल्कि ये ज़्यादातर कंपनीज को एक नई ऊर्जा भी दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं री रेट होगा। दूसरी बात, अगर आप फॉरेन लिकर ब्रांड्स की बात करें ना, तो यहाँ पे एक अच्छे से प्लेसमेंट्स हो रही है फंड्स की। मेरे पास जो जानकारी है, प्रो अकाउंट्स होते हैं टिपिकली, जिनको हम बड़े अकाउंट्स कहते हैं, प्रो अकाउंट्स की तरफ से कुछ खरीदारी हुई है। ये केवल आज नहीं हुई है, बल्कि 4-5 दिन से हो रही है। फिर हमने क्या किया कि इनका 5 दिन का रिटर्न भी कैलकुलेट किया, तो मैंने ये चेक किया कि ज़्यादातर शेयर्स में 5 से 10% का औसत रिटर्न भी मिला है। फिर हमने ये भी पता किया एक्सपर्ट से, मैंने एक एक्सपर्ट को बकायदा फ़ोन किया और उससे पता किया क्या आपका व्यू पॉइंट लिकर स्टॉक्स पे तेज़ है, तो उन्होंने कहा हमने भी डिलीवरी पोजीशंस ले रखी हैं और हमारा भी व्यू पॉइंट काफ़ी तेज़ है। फिर हमने उनसे 3-4 शेयर भी पता किए कि आपको शेयर कौन से ठीक लग रहे हैं। उन्होंने कहा यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, जिसको हम यूबीएल कह रहे हैं, और तीसरा एक छोटा नाम भी आया हुआ है जीएम ब्रिवरीज, आप वो भी शेयर भी देखेंगे। तो दोपहर बाद उसमें भी सडन स्पाइक आया है, जबकि उसकी तो कोई मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सारी खबरें हैं आपके सामने हम जो रख रहे हैं, ये एक अच्छा मोमेंटम बना रही है। ये आप देखेंगे जीएम ब्रिवरीज ये 8% ऊपर है, जबकि मैनेजमेंट जो यूबीएल का हुआ है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा सेक्टर बज़ कर रहा है और हमें भी ऐसा लगता है कि अगले 2-4 महीने के लिए इसके अंदर री रेटिंग होती हुई दिखेगी। आप कुछ स्टॉक ज़रूर चेक करेंगे और अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ भी लेंगे। एक चीज़ का बस मैं कैवेट लगा दूं इसमें, क्योंकि खबर हमने पूरी तौर पर उनसे अच्छे से पड़ताल करके ली है। सोम डिस्टिलरीज जैसे शेयर्स काफ़ी चले हुए भी हैं, तो जब भी आप इस चीज़ के अंदर खरीदारी करें तो सभी शेयर्स को एक समान ना नापें। यूनाइटेड स्पिरिट्स उतना नहीं चला जितना सोम चल चुका है, तो इसलिए जब भी आप खरीदारी करें तो वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही करें। ये खबर है आज की प्रियंका। ठीक है अभिषेक। ठीक है, यूनाइटेड ब्रूवरीज और उसके साथ साथ ही ये डिस्क्लेमर, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि शेयरों या कंपनियों को लेकर जिन खबरों या रिपोर्ट्स का जिक्र हो रहा है वो अनकन्फर्म हो सकती है। कोई भी राय बनाने से पहले, कोई पोजीशन लेने से पहले अपने प्रमाणित वित्त सलाहकार की राय आप अवश्य लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों को जरा चेक करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर आपके लिए अब इसमें किस तरह के मूव बनते हुए दिखाई देंगे। टाटा कंज्यूमर, कल इसमें तेजी बनी और 4% ये शेयर चला, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उस रिपोर्ट का खंडन आने के बाद भी कि हल्दीराम में कोई हिस्सा नहीं खरीद रहे हैं, शेयर आज 2% ही फिसला है। 858 रुपये के आसपास का भाव है। नागराज, टाटा कंज्यूमर क्या करना चाहिए अभी, अगर किसी के पास है अगर, तो वो क्या करे और इस भाव पर नए ट्रेडर क्या करें? जी हाँ, टाटा कंज्यूमर कल न्यूज आने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। कई दिनों पहले हमने देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न या जो ट्रायंगल जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ था, नैरो रेंज मूवमेंट था कई हफ्तों से। वो नैरो रेंज का एक 850 का एक ब्रेकआउट दिया। मेरे ख्याल से आज का जो डिक्लाइन है कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ डैमेज जो नहीं किया है अपसाइड ब्रेकआउट को। अपसाइड ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है 840 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उधर से एक अपसाइड बाउंस आने की चांसेस है इस स्टॉक में, और आगे वाले दिनों में और भी बढ़त देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से उसका नेक्स्ट हार्डल रहेगा 885 का। एक चीज़ आज अच्छी हो रही है, आज मार्केट के अंदर जो आप बढ़त देख पा रहे हैं ना 500 पॉइंट के बैंक निफ्टी की, मैंने आपको सुबह भी एक पॉइंट से हिंट किया था, वो था वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आप एक बार विक्स वापस से दिखा सकते हैं, ये करीब 2.5% है। विक्स के मैंने आपको 2 वजह बताया था। पहला, वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट के अंदर तभी आप इस तरह का बड़ा मूव देखेंगे। दूसरा, इसका दूसरा नाम था फियर। तो फियर अभी नहीं है क्योंकि अपने बॉटम पे खड़ा हुआ है, ये फियर लाएगा 12.5-13 के आसपास। तो फिलहाल ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसलिए मूवमेंट आया मार्केट के अंदर और आज टिपिकली निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, बैंक निफ्टी ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। एक और शेयर मेरे लिस्ट में अभी आया है और मैंने भी आपको कई बार नोटिस करवाया था, वो है जी एंटरटेनमेंट। हमें लगता है इसी सीरीज़ में 300 का हो जाएगा, अब सिर्फ 17 रुपये दूर है 300 से। एक बार दिखाएंगे जी एंटरटेनमेंट, डेज हाई पे और सडन स्पाइक इसके अंदर आया है। क्षितिज 300 का हो जाएगा इस सीरीज़ में, हम बता रहे हैं 278 से 275 से कि ये 300 का हो जाएगा।
यहाँ पे सहमत करूंगा आपके साथ। यहाँ पे स्टॉक ने एक बड़ा मूव दिया था निचले स्तरों से 240 से, इनफैक्ट इंट्राडे मूव्स देता हुआ स्टॉक 290 की तरफ भी मूव करता दिखाई दिया था। और आई रिमेंबर उस दिन मैं आपके साथ यहाँ पे शो ही कर रहा था, क्लोजिंग शो ही कर रहा था, और इस स्टॉक को हमने डिस्कस भी किया था। हालांकि इतने बड़े मूव देने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में जाता दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर बात करें पिछले 10 दिन से 15 दिन से स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन के थ्रू गुजरता दिखाई दे रहा है। बट अगेन जिस तरीके का मोमेंटम कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज कैरी किया है पिछले 2 सेशन से, और उसको कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि 300 तो क्या 300 को पार करने का भी दमखम रखता है। क्योंकि अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो ब्रॉडर चार्ट्स में जब इस तरीके के बड़े ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं तो मूव सस्टेनेबल रहते हैं और ऊपरी स्तरों पे अच्छे खासे मूव देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सहमत करूंगा आपके साथ, जील को 300 रुपए के लिए इमीडिएट टारगेट्स के साथ के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। एंटरटेनमेंट 300 के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह है। महीने भर में करीब 20% ये शेयर चल चुका है, लेकिन ये तेजी यहीं पर नहीं थमेगी, अभी ये और चलेगा। लेकिन रफ्तार में आज है कोल इंडिया, और इस तेजी के बाद क्योंकि 5 साल की ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया, हम कोल इंडिया को बाजार का काला हीरा कह रहे हैं। पावर वाला एक ट्रिगर है कि कोयले की मांग जबरदस्त है, क्योंकि बिजली की भी रिकॉर्ड डिमांड है। पूरे अगस्त के महीने में हमने देखा था कि 200 गीगावाट से ज्यादा की डिमांड रही, औसत जो डिमांड है प्रतिदिन की। लेकिन कोल इंडिया के लिए और क्या ट्रिगर हैं? क्या ये शेयर अभी और चलता रहेगा? ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स किस तरह की आ रही हैं? ये तमाम जानकारी बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, सॉलिड तेजी कोल इंडिया में 7% की, बताइए क्या क्या ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, एल नीनो इम्पैक्ट के चलते इस साल भारत में बारिश कम हुई है, इम्पैक्ट देखने को मिला है बारिश पर, जिसके चलते पावर डिमांड में सर्च देखने को मिला है। याद रखें, कोल बेसिक रॉ मटेरियल है पावर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसी के चलते पावर डिमांड सर्च देखने को मिला और कोल की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई। स्टॉक की बात करें तो आज 7% का अपमूव देखने को मिला है और पिछले एक महीने में करीब 20% का अपमूव कोल इंडिया के स्टॉक में देखने को मिला है। सबसे पहले पावर डिमांड की बात करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 241 गीगावाट की डिमांड थी, हाईएस्ट लेवल पर थी। अगस्त के महीने में भी बेस पावर डिमांड 16% से बढ़ी और पीक पावर डिमांड में 22% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पावर डिमांड में सर्च देखने को मिली है, जिसके चलते कोल की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। याद रखें, कोल इंडिया करीब 18% रेवेन्यू ई ऑक्शन प्रीमियम से कमाता है और ई ऑक्शन प्रीमियम्स में भी सर्च देखने को मिलेगा। इसी के चलते कोल इंडिया को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें, कंपनी ने FY24 के लिए भी अच्छी प्रोडक्शन गाइडेंस दी है। 780 मिलियन टन्स की कंपनी ने गाइडेंस दी है FY24 के लिए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो करीब 11% का ग्रोथ है। ऑपरेशनल डेटा हाल ही में आया था, वो भी काफ़ी पॉजिटिव था, जहां प्रोडक्शन में करीब 13% का ग्रोथ और सप्लाईज में 15.5% का ग्रोथ देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पावर सेक्टर के सप्लाईज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसी के चलते पावर डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है। ई ऑक्शन प्रीमियम्स बढ़ेंगे, 18% रेवेन्यूज ई ऑक्शन प्रीमियम से आते हैं, तो इस सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, जिसके चलते स्टॉक में आज अपमूव देखने को मिला है। याद रखिए, ICICI सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट भी आई है कोल इंडिया पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 285 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। तो लार्जली रेनफॉल डेफिसिट के चलते पावर डिमांड बढ़ी है और कोल बिकॉज एक मेन रॉ मटेरियल है पावर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें भी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो कोयले को पावर का ट्रिगर, और हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बाजार का काला हीरा साबित हो रहा है, क्योंकि करीब 9% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो अगर आप इस स्टॉक में अगर आप एफडी भी कर लेना तो आपको एफडी से बेहतर रिटर्न कमा के देने की क्षमता रखता है। और जो ग्रोथ हो रही है उसको अब तो आप किनारे रखिए, वो हम अद्भुत दिख रहे हैं। 5 साल के हाई पर ये शेयर चला गया है। क्षितिज, आप हमें बता रहे थे कि जील के लिए आपका टारगेट 300 का है। कोल इंडिया भी मान के चले कि जल्द ही 300 तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल अभिषेक जी, फिंगर क्रॉस। स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पे सलाह रहेगी स्टॉक की, अगर पिछले 3 से 4 दिन के मूव की तरफ ध्यान दें तो स्टॉक ने 240 से यहाँ मूव देना स्टार्ट किया और इनफैक्ट यहाँ 275 की तरफ मूव करता दिखाई दिया बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतना बड़ा मूव देने के बाद स्टॉक एक
ब्रीदर लेता दिखाई दे सकता है। तो इनफैक्ट अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है तो उनको सलाह रहेगी कि बिल्कुल 300 रुपए तक के टारगेट पोटेंशियल के लिए स्टॉक को मध्यम अवधि के हिसाब से होल्ड करके चलिए। लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो उनको सलाह रहेगी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दौर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया स्टॉक ब्रीदर ले सकता है, तो निचले स्तरों पे स्टॉक पे एक्यूमुलेट करें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं फेवर करे। अब निचले स्तरों की बात करें तो स्टॉक 265 से 260 के जोन में अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है। तो एक बार स्टॉक कोशिश करेगा उन लेवल्स को फिर से टेस्ट करने की। तो किसी भी दिन अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है तो वहां पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 300 तक जाएगा मीडियम अवधि में आपके लिए ये लक्ष्य क्षितिज की तरफ से। लेकिन आज सुबह सुबह हमने आपको ये बताया था कि आज पीवीआर और आइनॉक्स के शेयर फोकस में रहेंगे। हालांकि बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये शेयर काफ़ी चला हुआ है। 1% की तेजी हालांकि अभी भी है, दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे है। आज का हाई है 1870 1845 पर ये ट्रेड कर रहा है। और ये फोकस में इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म जिसको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी रिलीज है, अगर हम स्क्रीन्स के लिहाज से बात करें तो ग्लोबली करीब 10,000 स्क्रीन्स पर ये रिलीज की जा रही है। फिल्म कैसी है, रिव्यूज कैसे आ रहे हैं और क्या ये फिल्म चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर कमाई जबरदस्त करेगी, बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत बताइए, आप तो फिल्म देख के आ गए हैं, हम देखने का इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल अभिषेक, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपने दर्शकों के लिए फिल्म देखी और उन तक जल्द से जल्द हम रिव्यू पहुंचा सकें इसके लिए देखी। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग अब तक इस बात से शिकायत कर रहे थे कि शाहरुख खान कोई एक्शन फिल्म नहीं कर रहे हैं और उस तरह का एक्शन नहीं कर रहे हैं जो एक मास एंटरटेनर हो, मसाला हो, तो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि ये न सिर्फ इस साल की बल्कि गुजरे कई सालों की सबसे मासियस्ट फिल्म, मसाला एंटरटेनर और जो कमर्शियल सिनेमा जिसके लिए जाना जाता है बॉलीवुड, वो इस बार दिया। हालांकि डायरेक्टर साउथ से हैं एटली कुमार, ये है बॉलीवुड फिल्म लेकिन डायरेक्टर साउथ से हैं और बहुत सारे साउथ के सुपरस्टार हैं। गजब की फिल्म बनाई है, गजब की पैकेजिंग की है, स्टोरी टेलिंग में एक फ्रेशनेस है, सोशल मैसेज भी दे रही है। किंग खान का डबल रोल है, शाहरुख खान इस बार पिता और पुत्र 2 रोल निभाते नजर आ रहे हैं और दोनों ही रोल कमतर नहीं है, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। वहीं विजय सेतुपति जैसे खलनायक हैं जिनका जबरदस्त रोल यहां पर नजर आता है। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स में भी देखें, नयनतारा देखें, बाकी के एक्टर्स देखें, सभी ने जबरदस्त काम किया है। सरप्राइज इसमें संजू बाबा भी हैं, संजय दत्त भी हैं एक खास रोल में, और वो बड़ा दिलचस्प है उस रोल को देखना। बड़ी शानदार फिल्म लगी मुझे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़ी कसी हुई फिल्म है। आपके कब लगभग 2.25 घंटे खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, शाहरुख खान डबल रोल में है तो डबल ट्रीट है, और इसके साथ ही फिल्म में बहुत ही शानदार मैसेजेस हैं जो कि दर्शकों की आंखें भी नम करते हैं और उनमें एक तरह का जोश पैदा करते हैं। शाहरुख खान के फैंस के लिए नहीं बल्कि आम सिनेगोयर के लिए भी यह फिल्म जबरदस्त एक ट्रीट साबित होने वाली है। और जहां तक आपने बात की बिजनेस की, तो अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फिल्म 70 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग भारत में लेने वाली है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो 130 से 40 करोड़ इस फिल्म की पहले दिन की कमाई होने वाली है, जो अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। वीकेंड्स में ये और ज्यादा इसके फिगर्स बढ़ेंगे। जी अभिषेक। ठीक है, तो पठान के बाद अब जवान, शाहरुख खान का दम और रिकॉर्ड कमाई की उम्मीद भी है इस फिल्म से। 4 स्टार प्रशांत ने दिए हैं, और प्रशांत ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दी होंगी, क्योंकि अमूमन फिल्मों को इतनी रेटिंग मिलना तभी संभव हो पाता है जब वाकई वो फिल्में डिजर्व करती हैं। लेकिन एक बार फटाफट जरा पीवीआर आइनॉक्स के शेयर को चेक कर लेते हैं। 4 स्टार तो मिले हैं, लेकिन क्या इस जवान के कमाई के दम पर या इस फिल्म को रिव्यूज के दम पर 4% यहां से शेयर चलेगा? ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इतनी ही हम चाह रहे हैं। नागराज बताइए, 4% चलेगा यहां से? और अब जी हाँ, पीवीआर आइनॉक्स के आप चार्ट देखोगे, कई दिनों से एक निरंतर तेजी में ये स्टॉक
स्टॉक विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। बीच बीच में हम छोटे छोटे कंसोलिडेशन देके उसके बाद में अप ट्रेंड तो पीवीआर आइनॉक्स में कंटिन्यू रहा है। अभी फिलहाल तो अराउंड 1850 के आसपास एक कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इधर से ज्यादा कुछ बड़ा डिक्लाइन आएगा। मुझे लगता है कि जो अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है कई हफ्तों से वो जारी रहेगा और आगे वाले दिनों में ये स्टॉक 1950 तक का जो रेसिस्टेंस है वो भी पार कर सकता है। ठीक है, तो पीवीआर के अंदर आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आप स्क्रीन पर अपनी देख भी पा रहे हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है जिसको हमने कई बार आपके सामने नोटिस कराया और आपको थोड़ा वेट करने के लिए भी बोला था। आपको कहा था जिस दिन वो 280 वगैरह वाली रेंज को पार करे तो फिर आप आना। उस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। एक बार ज़रा दिखाएंगे आज चंबल फर्टिलाइज़र को। ये आ गया 288 रुपये। ये आज ही इसने पार किया है 280 वाली और शायद क्लोज भी करेगा। क्षितिज, अब मेरे को आपसे ये पता करना है, मैं एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा था, वो ब्रेकआउट फाइनली मेरे को मिल गया। मैं पोजीशंस बना लूं और क्या कम से कम 320 के लिए टारगेट के लिए इसके अंदर बना रहूं? जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक में से चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाता दिखाई दिया था बीते कई हफ्तों में। स्टॉक ने एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न डेवलप किया 250 के लगभग और वहां से एक ऑलमोस्ट स्टॉक ने वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। आज के सेशन में जो पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आया, यहाँ पे आपने सही पॉइंट आउट किया, जो की रेजिस्टेंस लेवल था स्टॉक का 288 290 का, उसके ऊपर होल्ड करता दिखाई दे रहा है, जहां पे डेली चार्ट्स पे कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज भी लाई करती है। तो मुझे लगता है जो आज मोमेंटम स्टॉक ने कैरी किया, इनफैक्ट पिछले 2 से 3 सेशंस की बात करें तो यही फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर यहाँ थोड़ी पोजिशनिंग बनती दिखाई दे रही है। तो इनफैक्ट संबल फर्टिलाइजर की बात करें पर्टिकुलरली तो कंजर्वेटिव बेसिस पे मैं 310 के टारगेट यहाँ पे सुझाऊंगा। अगर स्टॉक को थोड़ा होल्ड करके चलते हैं, डाउनसाइड स्टॉक की काफी लिमिटेड है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है मेंटेन करिए 275 के नीचे, अपसाइड में 310 तक के टारगेट पोटेंशियल के साथ स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। 310 रुपए की टारगेट इसमें हासिल हो सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर में, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का जरा शेयर लेकर आइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1600 रुपए का स्तर पार करने के बाद लगातार वो जो स्तर है ना, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कई बार स्टॉक 1550 से लेकर 1600 रुपए के रेंज में फंसा है और आज भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहा है 1563 रुपए के आसपास। हालांकि आज खबर ये है कि इन्होंने एक बाइक अपनी लॉन्च की है, जावा, जो इन्होंने ब्रांड एक्वायर किया था। जावा की बाइक है बॉबर 42 और बहुत ही गुड लुकिंग बाइक है। आप देखिए, स्पोर्ट्स बाइक वाला पूरा फील भी है और कहीं ना कहीं अगर आपने बैटमैन मूवी देखी होगी तो आपको इस बाइक की कहीं ना कहीं उससे झलक मिल रही है, उस मूवी में जो बाइक यूज़ की गई है। कीमत जो है 2.25 लाख रुपए से शुरू है बॉबर 42 की। और आनंद महिंद्रा ने ट्वीट भी किया है इसे लेकर, ये ट्वीट भी आपके सामने लेकर आएंगे उन्होंने क्या कहा है, लेकिन एक इस पर रिएक्शन चाहेंगे शेयर को लेकर। नागराज, बाइक तो देखिए लॉन्च हो गई, हालांकि दुर्भाग्य ये रहा है कि महिंद्रा ने जब भी बाइक लॉन्च की है ना, मतलब इस सेगमेंट में वो पकड़ बना नहीं पाए। उनकी जो एक इमेज है कि ये एसयूवी मेकर हैं, तो उसमें तो उनकी अच्छी खासी पैठ है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइक सेगमेंट जो कि काफ़ी ग्रोइंग है भारत में, और हमने हार्ले को देखा, ट्रायम्फ को देखा एंट्री करते हुए भारत में अलग अलग पार्टनर के साथ साथ। जावा से उम्मीदें थी लेकिन शायद वो फुलफिल नहीं हुई। उसके पहले भी एक बार आपको याद होगा सेंचुरो पेंटेरो करके 2 ब्रांड्स लेके आए थे M&M ने, लेकिन वो सक्सेस मिल नहीं पाई थी। लेकिन आप शेयर के बारे में जरा बताइए, क्या रेजिस्टेंस 1600 रुपए ही है और आप किस तरह की चाल यहां से देख रहे हैं? हाँ, सही बताया। 1600 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है M&M के स्टॉक्स में। कई दिनों से वो रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है और रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है। लेकिन चार्टिकली आप क्लोजली चेक करोगे कि जो एवरी टाइम जो 1600 का रेजिस्टेंस को हिट किया है, हायर बॉटम फॉर्मेशन लास्ट 2 टाइम में हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। टेक्निकली ऐसा यही माना जाता है कि जब भी स्टॉक्स रेजिस्टेंस को हिट करता है, पार नहीं कर पाता है, या उसका बॉटम उसके बाद में जो आता है वो हायर बॉटम या कंसिस्टेंट राइजिंग बॉटम बनता है, उसका एक कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक बड़ा अपसाइड ब्रेकआउट की एक चांसेस तो तलाश रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ये स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है और इवेंचुअली हम लोग ये 1600 का जो हर्डल बना हुआ था उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट दिख सकता है आगे वाले दिनों में। ठीक है, परफेक्ट। M&M को लेकर ये राय, लेकिन
बाजार बंद होने में 9 से 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है। 19,700 के ऊपर मजबूती से निफ्टी टिका हुआ है, वहां से कोई प्रॉफिट टेकिंग के संकेत नहीं आ रहे। आज वीकली एक्सपायरी भी है। निफ्टी बैंक में तेजी थोड़ी सी और बढ़ी है और अब 450 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, और उसके में जो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयर हैं वो है इंडसइंड बैंक के, और इसके अलावा एसबीआई के 1.5 से 2% के आसपास की शानदार तेजी हमें दिख रही है। लेकिन चलिए फटाफट आपके लिए ये जान लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहाँ पर हैं। क्षितिज बताइए, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्या दोनों बाय के कॉल्स होंगे या कोई शॉर्ट भी करेंगे आप? नहीं अभिषेक जी, बिल्कुल मैं मोमेंटम के साथ यहाँ पे रहना चाहूंगा। मोमेंटम अपसाइड का है, बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है मार्केट में, तो बिल्कुल यहाँ बीटीएसटी ट्रेड ही सुझाऊंगा क्लाइंट्स को। पहले जो मेरी नजर बनी रहेगी, देखिए बनी रहेगी आईटी स्टॉक्स के ऊपर। पिछले आधे घंटे में, पिछले 15 मिनट में स्टॉक्स में अगर अच्छा मोमेंटम कैच होता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है टीसीएस वुड बी माय फर्स्ट पिक एज अ बीटीएसटी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3460 के लगभग। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 3420 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक 3490 तक के मूव्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो पहली रिकमेंडेशन रहेगी टीसीएस के अंदर, बाय रिकमेंडेशन रहेगी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा अगेन रहेगा आईटी काउंटर में से, स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो की बात करें तो 2 दिन पहले स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिला था, बट अगेन 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक बार फिर से मोमेंटम कैच करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 1% के गेन्स के साथ यहाँ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, तो विप्रो के ऊपर नजर बना के रखेंगे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 425 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 445 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है विप्रो, तो आने वाले सेशन में आईटी काउंटर के अंदर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कैरी रह सकता है। टीसीएस और विप्रो वुड बी माय पिक एज अ बीटीएसटी। चाहिए विप्रो 445 के लक्ष्य के लिए और टीसीएस 3490 के लक्ष्य के लिए इसे खरीदने की सलाह है। जेएलआर के साथ इन्होंने करार किया है 5 साल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, और करीब 8-9 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की वो डील है। तो हम देख रहे हैं कि टीसीएस को उसका फायदा मिल रहा है, शेयर 1% ऊपर है, लेकिन बीटीएसटी करेंगे और आपके लिए पैसे इसमें बनते हुए दिखाई देंगे। नागराज, अपने शेयर बताइए। लगता है कि जैसे मार्केट ने जो शेपअप किया है और अच्छा खासा बढ़त के साथ क्लोज हो रहा है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में, और भी मैं चाहता हूं कि मार्केट में और भी ऊपर की बढ़त दिख सकता है आगे वाले दिनों में। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में स्टेट बैंक के चार्ट आप देखोगे, स्टेट बैंक में एक आध 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन बैंड में मूवमेंट हो रहा था, अराउंड 580 टू 560 का लेवल, जो रेंज बाउंड एक्शन हम कहते हैं टेक्निकली, वो मूवमेंट हो रहा था गिरावट के बाद। अभी मुझे लगता है कि समय आ गया है, अभी उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है। आगे वाले दिनों में जो 580-585 का जो अपर बैंड बना हुआ है कंसोलिडेशन का, उसका अपसाइड ब्रेकआउट आ जाएगा, और अपसाइड ब्रेकआउट आने के बाद उसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा 600 रुपए का। ठीक है, अब बैंकिंग कॉल्स आपको बीटीएसटी में मिलेंगी। इससे पहले बैंकिंग कॉल्स बीटीएसटी में नहीं मिलती थी। आज एसबीआई मिलेगा आपको, एचडीएफसी भी कोई ना कोई एनालिस्ट अगर आप और हम बुला के पूछे ना उनसे, तो वो भी बता देगा। तो ये एक नेचर है मार्केट का कि जो चीज़ ठीक हो गई है उसके अंदर और अच्छा मोमेंटम आपको अब मिल जाता है। और आज की क्लोजिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज की क्लोजिंग काफ़ी शानदार है। जब बैंकिंग की बात छिड़ी है ना, मैंने एक शेयर अपनी स्क्रीन पर लगा के भी रखा हुआ है, वो है बंधन बैंक। क्षितिज, बस मेरे को आपसे ये पता करना है, मैं बीटीएसटी करूं या कल खरीद लूं? कोई खास बड़ा फर्क आने वाला है तो फिर मैं बीटीएसटी करके जाता हूं। देखिए डिम्पी जी, पॉजिटिव व्यू है स्टॉक के अंदर। पिछले 1 घंटे में अच्छे खासे यहाँ पे मोमेंटम आते दिखाई दिया है, तो इनफैक्ट अगर बीटीएसटी भी करते हैं तो आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में। तो यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको अर्ली गेन्स चाहिए कल सुबह मार्केट ओपन होते ही, तो मुझे लगता है बीटीएसटी वुड बी अ बेटर पिक बंधन बैंक के लिए। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 238 के लगभग। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस सुझाऊं तो 233 का 233 का स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ऊपरी स्तरों में मुझे लगता है 245 के लेवल्स को टेस्ट करता दिखाई दे सकता है कल के सेशन में। तो बंधन बैंक को बिल्कुल आपसे सहमत करूंगा, बीटीएसटी करके बिल्कुल चल सकते हैं। कैश का शेयर पूछ लूँ आपसे, अगर आप इजाज़त दे तो एक कैश का शेयर है, वो है डोनियर इंडस्ट्रीज़, है ना, DONEAR। एक बार ज़रा लगाइए जरा, डोनियर इंडस्ट्रीज गारमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। डोनियर्स की शूटिंग एंड शर्ट्स बहुत फेमस हुआ करते थे। ये आज जिस तरह से क्लोज कर रहा है ना, अगर आप क्षितिज आप चेक करेंगे ना इस डाटा को, तो आप देखेंगे जनवरी यानी कि 23 से इस साल के हाई बना रहा है ये, और इसने 2 बड़े रेजिस्टेंसेस को पार किया आज ही आज में। ये बीटीएसटी का कैंडिडेट है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, जेम्स निकाल के दे रहे हैं आप अपने व्यूअर्स को, और आपके साथ बिल्कुल सहमत करूंगा। स्टॉक ने लगभग यहाँ पे आज 13 से 14% के गेंस दिखाए हैं, और जिस तरीके का मोमेंटम दिखाया है स्टॉक ने, जनवरी 2023 में 119 रुपए 70 पैसे का स्टॉक ने हाई बनाया था, और इनफैक्ट उसको क्रॉस करने का पोटेंशियल रख रहा है, बिकॉज मैं वॉल्यूम भी देख पा रहा हूँ, काफी अच्छे वॉल्यूम स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों यही दर्शा रहे हैं कि स्टॉक अपने इस साल के हाई को क्रॉस करता दिखाई देगा, और इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पे बात करें तो 128 से 130 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यस, दिस कुड बी वंस अगेन अ गुड कंटेंडर फॉर अ बीटीएसटी ट्रेड एज वेल। ठीक है, 2-2.5 मिनट रह गए मार्केट के बंद होने में। अब ज़्यादा हम स्टॉक से चर्चा नहीं करेंगे। आपने कई बार स्कूल्स में एग्ज़ाम दिए होंगे तो टीचर लास्ट में ये कहती है कि हमेशा अपने एग्ज़ाम्स को रिवाइज कर लो। ये कुछ रिवीजन वाला है। आज चेक करो कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, आज ये चेक करो कि आपने अच्छा काम किया है मार्केट के अंदर, और उसको नोट कर लो। मैं आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ अपने एग्जाम्पल से कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने लग जाओगे लास्ट के सिर्फ 5 मिनट में एनालिसिस करने पर कि हमसे क्या ठीक हुआ और क्या गलत हुआ। क्योंकि मार्केट के रिदम में ना वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं, इसलिए लास्ट के 5 मिनट कोई सौदा नहीं लेना चाहिए। जो आदमी 5.5 घंटे 6 घंटे में सौदा नहीं प्लस कर पाया ना, वो लास्ट के 6 सेकंड में कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। खैर, फिर भी अब आ जाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहाँ पर आज दम हमको दिखा। आज रिलायंस ने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन कम किया। एक बार स्क्रीन पे जल्दी जल्दी दिखाते हैं जिन स्टॉक्स के मैं नाम लूँगा, रिलायंस का पार्टिसिपेशन दिखाइएगा तो आज कम हुआ है। इसने आज नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम किया है। लेकिन आज जो अच्छी चीज़ मेरे को इंडाइसिस के कॉम्बिनेशन में दिखी ना, वो बैंक का पार्टिसिपेशन था और एलएनटी था। देखिए, बैंक तो चलेंगे तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके आए, लेकिन एलएनटी चला तो मेरे लिए कैपिटल गुड्स लेके आया। मेरे लिए आज आईटी कंपनी चली तो मेरे को राहत है कि ये वेटेज मेरे बैंक के बराबर है। मैं कल मान लेता हूँ कि बैंक नहीं चले तो मेरे पास आईटी का एक बड़ा चंक होगा जो कि मेरे को बीटीएसटी के सौदों में बेनिफिट देगा। इसलिए जब आप ये नागराज शेट्टी बता रहे थे ना कि आज का सेटअप काफ़ी अच्छा है और बीटीएसटी मैं देता हूँ कल लेके जाना चाहिए, अभी क्षितिज भी बता रहे थे, मैं उस पर 100% एग्री करता हूँ कि बीटीएसटी ज़रूर लेके जानी चाहिए आज, क्योंकि जो सेटअप है ना मार्केट का वो ठीक लग रहा है। दूसरी बात, आप एडवांस डिक्लाइन भी चेक करेंगे ना तो वो भी आपको ठीक दिखेगी। 1300 शेयर बढ़कर हैं, आज सुबह थे 1180 और गिरने वाले शेयर थे 200 कुछ, तो दोनों की संख्या अपने अपने हिसाब से बढ़ती है। दूसरा एक पॉइंट, एक ब्रेकआउट मिला और एक टारगेट अचीव है होना बाकी है। जैसे कि निफ्टी का ब्रेकआउट 650 का हुआ लेकिन अभी 800 बाकी है। तो बाय चांस अगर आपसे बीटीएसटी में आपका सौदा नहीं भी चला ना तो आप चिंता मत कीजिएगा, कल शुक्रवार का दिन है वो भी अपना रोल प्ले करेगा। तो फ्राइडे, बीटीएसटी, ब्रेकआउट, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके हक में है। मेरा ये भी मानना है कि अगर ग्लोबल मार्केट आपके फेवर में नहीं भी आएंगे ना तो तब भी कम से कम बाजार आपको ज़्यादा निराश नहीं करने जा रहा है कल। तो ये एक अच्छा साइन है, इसलिए बीटीएसटी पे आज ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती थी। सेक्टोरियल के हिसाब से ठीक है, मार्केट की आज की क्लोजिंग ठीक है। जो शेयर खराब हुए हैं ना, जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, स्क्रीन पे दिखाइएगा, वो है HUL, वो है ITC, वो है टाटा कंज्यूमर्स। इन तीनों शेयर्स का मैंने आपके सामने नाम लिया ना तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, ये तीनों के तीनों FMCG हैं, कंजम्पशन वाले हैं और इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों शेयर्स के अंदर आपको लाल निशान दिखेगा और ये बैकवर्ड हो जाते हैं। जब एग्रेशन आता है ना मार्केट में तो डिफेंसिव शेयर्स पीछे चले जाते हैं। तो ये आज क्लियर पिक्चर, जिसे कहते हैं ना बुक्स में पढ़ाते हैं जैसे मार्केट्स को, तो ये वैसे मार्केट्स ने आज अपना रोल अपनाया है। थैमेटिक शेयर्स भी आपको चलते हुए दिखे, जैसे पावर के स्टॉक थे, कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड वगैरह। क्षितिज, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नागराज शेट्टी, आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आप सबको जन्माष्टमी की फिर से